डिस्कस द नॉर्मल न्यूबॉर्न इन पीडियाट्रिक्स। सो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। न्यूबॉर्न पीरियड जो होता है वो 0 to 28 डेज़ का होता है और ये अर्ली एंड लेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अर्ली पीरियड जो होता है वो 0 to 7 डेज़ का होता है और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो बच्चों को आती है वो अर्ली न्यूबॉर्न पीरियड में आती है। मोर्टेलिटी भी इस ड्यूरेशन में ज़्यादा होती है। एंड लेट न्यूबॉर्न पीरियड जो होता है वो 8 to 28 डेज़ का होता है। इसमें लेस प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी कॉमन नहीं होती है। देन बर्थ वेट, जो एवरेज बर्थ वेट होता है न्यूबॉर्न का वो 3 kg का होता है। एंड लो बर्थ वेट हम कब बोलते हैं, जब लेस देन 2.5 kg का होता है तब। वेरी लो बर्थ वेट कब बोलते हैं, जब लेस देन 1.5 kg का होता है। एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कब बोलेंगे, जब लेस देन 1 kg का हो बच्चा। देन बिग बेबी किसको बोलेंगे, दैट इज़ मैक्रोसोमिया। सोमिया मीन्स बॉडी होता है। सो अगर बेबी ग्रेटर दैन 4 kg वेट का है तो उसको हम मैक्रोसोमिया बोलेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक बेबी का गेस्टेशनल पीरियड 2 kg है और दूसरे बेबी का प्री टर्म बेबी है तो वो 2 kg का है अगेन। तो यहाँ पे दो बेबीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्चुअली लो बर्थ वेट कौन होगा, टर्म बेबी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे गेस्टेशनल एज को अकाउंट में ले रहे हैं और गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उस बेबी का बर्थ वेट कम है, जबकि प्री टर्म बेबी का बर्थ वेट एक्यूरेट है उसके गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज एक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ चार्ट बनता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें लो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज एंड स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, 3 इसके क्राइटेरियाज रहते हैं। वेट एंड वीक्स ऑफ गेस्टेशनल इसमें प्लॉट किया जाता है। सो परसेंटाइल कर्व्स रहते हैं यहाँ पे अलग अलग। अगर ग्रेटर देन 90th परसेंटाइल आता है किसी बेबी का सो वो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कहलाता है। अगर लेस देन 10th परसेंटाइल आता है तो वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज कहलाता है। एंड 10th to 90th परसेंटाइल अगर वो रहता है तो एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज कहलाता है। तो चार्ट ये एग्ज़ाम में दिया जाएगा, इस चार्ट को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा इसका। देन स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज को हम और डिटेल में देखते हैं तो इसका एक नॉर्मल वेरिएंट हो सकता है और एक एबनॉर्मल वेरिएंट हो सकता है। एबनॉर्मल वेरिएंट मतलब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन वाला जो बेबी होता है। नॉर्मल वेरिएंट जो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है वो किस वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो सकता है, जेनेटिक मेकअप की वजह से फैमिली के। एंड एबनॉर्मल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन वाला जो बेबी है वो अपीयरेंस से हमें समझ आ जाता है, ये लेस नरिश्ड चाइल्ड जैसा इसका अपीयरेंस रहता है। और मेनली उसका साइन क्या रहता है, लूज स्किन फोल्ड्स दिखते हैं उसमें और थिन अम्बिलिकल कॉर्ड दिखता है। देन इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, मैटरनल कॉज की वजह से हो सकता है और फीटल कॉज की वजह से हो सकता है, तो कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। मोर कॉमन मैटरनल कॉज होता है। एग्जाम्पल क्रोनिक किडनी डिसीज़ अगर मदर का है या अनीमिया की वजह से, या फिर यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो रही है इसकी वजह से हो सकता है। एंड फीटल कॉज में इसका एग्जांपल एनोमेलीज हो सकता है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बेबी में ही मतलब उसका कॉज है। देन ऑनसेट इसका मैटरनल कॉज वाले का होता है लेट सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गेन्स फॉर्म होते हैं और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मेन ग्रोथ ऑकर होती है, जहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसकी। और अगर मदर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो फिर उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती है। जबकि फीटल कॉज जो है वो अर्ली ट्राइमेस्टर में ही हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, क्योंकि मेनली उसके ऑर्गेन्स में डिफॉर्मिटी फॉर्म होती है अगर फीटल कॉज की वजह से होता है तो। देन मैटरनल कॉज वाला न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन के कारण होता है, न्यूट्रिशन कमी की वजह से। तो एवरीथिंग जो भी फॉर्म होता है, जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो ब्रेन की तरह ले लिया जाता है और ब्रेन स्पेयरिंग इफ़ेक्ट इसको बोलते हैं। तो उसमें बेबी का हेड नॉर्मल रहता है, बाकी पूरी बॉडी स्मॉल रहती है, इसका इफ़ेक्ट इस तरीके का आता है। जबकि फीटल कॉज वाले में कोई ब्रेन स्पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो हेड टू फुट पूरा बेबी स्मॉल होता है, हर पार्ट स्मॉल होता है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। जबकि मैटरनल कॉज वाले को
एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, और वो ज़्यादा कॉमन होता है। इसका आउटकम ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्लेसेंटा की प्रॉब्लम की वजह से माल न्यूट्रिशन होता है या फिर बेबी में जो भी डिफॉर्मिटी आती है वो आती है। तो अगर डिलीवरी के बाद हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो फिर नॉर्मल ग्रोथ बेबी की होने लगती है। नाउ पॉन्ड्रल इंडेक्स एक होता है, अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल IUGR में, तो फिर हम पॉन्ड्रल इंडेक्स यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट, जो कि ग्राम्स में लिया जाता है, अपॉन लेंथ, जो सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाता है, इंटू 100। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है तो सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है, और अगर लेस देन 2 आती है तो एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है। इसका एग्जांपल है, अगर 32 वीक्स गेस्टेशन पीरियड है और बेबी का वेट 2 kg है, उसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो फिर पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या होगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 2 kg हमको ग्राम में लेना है, अपॉन 50 का क्यूब हो जाएगा, ऑलरेडी सेंटीमीटर में है लेंथ इसलिए, इंटू 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1.6, दैट इज़ लेस देन 2 आ रहा है, क्योंकि इसलिए एसिमेट्रिकल IUGR होगा ये। नाउ लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज के बारे में देखते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज मीन्स ग्रेटर देन 90th परसेंटाइल। सो इसके कॉजेज़ में पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल आ सकता है, जो कि नॉर्मल कॉज है जेनेटिक मेकअप वाला फैमिली का। एंड एबनॉर्मल कॉजेज़ में पहला हो सकता है इन्फेंट टू डायबिटिक मदर। डायबिटिक मदर के इन्फेंट जो है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज होते हैं मोस्टली, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंसुलिन की वजह से होता है ऐसा, क्योंकि डायबिटिक मदर में ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है, तो फीटस में भी ज़्यादा शुगर जाएगी, तो उसकी वजह से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो ज़्यादा बॉडी टिश्यूज़ फॉर्म्ड होंगे बेबी में, इसलिए इसका वेट भी ज़्यादा होगा। ना सेकेंड, सोजो सिंड्रोम के केस में ऐसा होता है, जो कि सेरेब्रल जिजाइंटिज्म भी बोलते हैं इसको। इसमें एंटायर बॉडी की ओवर ग्रोथ होती है, साथ में इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। ये एक न्यू टर्म है मेंटल रिटार्डेशन के लिए। प्री मैच्योर टूथ इरप्शन होता है, टूथ पहले इरप्ट हो जाता है एज से। डेवलपमेंटल डिले होता है, डेवलपमेंट में डिले। एंड हेमी हाइपरट्रॉफी होती है, एक साइड के जो लिम्स है बेबी के वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं दूसरे साइड के लिम्स से। देन नेक्स्ट ओम्फैलोसील होता है या अम्बिलिकल हर्निया होता है। देन नेक्स्ट लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ये तो उसका ही एक सिम्टम है। देन मैक्रोग्लॉसिया, टंग का साइज़ बड़ा हो जाता है। एंड हाई रिस्क होती है फिल्प्स ट्यूमर की इसमें। देन थर्ड इसका कॉज है एबनॉर्मल कॉज बैकविथ वीटमैन सिंड्रोम। नाउ मैच्योरिटी के बारे में देखते हैं, तो प्री मैच्योर बेबी अगर बोलेंगे हम इसको, तो लेस देन 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज का होगा। टर्म बेबी जो है 37 to 42 वीक्स गेस्टेशन एज का होगा। एंड पोस्ट टर्म बेबी ग्रेटर देन 42 वीक्स गेस्टेशनल एज का होगा। लेट प्री टर्म जो है लेस प्रोन टू कॉम्प्लिकेशन होता है। लेट प्री टर्म बेबी किसको बोलते हैं, 34 to 36 वीक्स की बेबी को। एंड एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबी बोलते हैं अगर बेबी लेस देन 28 वीक्स का है तो मोस्ट कंडीशंस एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबी को अफेक्ट करती हैं। अर्ली टर्म बेबी 37 to 38 वीक्स को बोलेंगे। एंड गेस्टेशनल पीरियड हम लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से निकाल सकते हैं। तो असेसमेंट कैसे करेंगे मैच्योरिटी का, ENBS से कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो फिज़िकल अपीयरेंस होता है पहला, एंड दूसरा न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी होती है। तो रेंज इसकी होती है -10 से लेकर +50 तक। एंड -10 रिप्रेजेंट करता है गेस्टेशनल एज ऑफ 20 वीक्स को, एंड +50 रिप्रेजेंट करता है गेस्टेशनल एज ऑफ 44 वीक्स को। इसकी एक्यूरेसी रहती है 1 to 2 वीक्स तक, ±1 to 2 वीक्स हो सकता है ये। प्री टर्म एंड टर्म में क्या डिफरेंस रहता है, प्री टर्म जो है इसका पोस्चर, बेबी के लिम्स का पोस्चर कैसे रहता है, लिम्स एक्सटेंडेड रहते हैं, जो मसल की टोन है वो लेस होती है। टर्म बेबी में लिम्स फ्लेक्स पोजीशन में रहते हैं एंड टोन गुड रहती है, इसको एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सल फ्लेक्शन भी बोलते हैं। दैन स्कार्फ साइन प्री टर्म बेबी में प्रेजेंट रहता है, मतलब एल्बो क्रॉस कर देती है मिड लाइन को, और अगर हम बेबी के हैंड को पुल करते हैं तब ऐसा होता है। अपोजिट साइड में अगर पुल करेंगे तो एल्बोज की क्रॉस कर जाएगी मिड लाइन को, जबकि टर्म बेबी में अगर हम हैंड्स को पुल भी करते हैं अपोजिट साइड तो एल्बो मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। देन थर्ड साइन होता है ब्रेस्ट बर्ड्स। तो ब्रेस्ट बर्ड्स
प्री टर्म बेबी में लेस देन 5 मिलीमीटर के होते हैं एंड टर्म बेबी में ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर लेंथ के होते हैं। देन फोर्थ एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो मेल का प्री टर्म बेबी में स्क्रोटम में रुगे कम रहते हैं, दैट इज़ मार्किंग्स कम रहती हैं, जबकि टर्म बेबी में रुगी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में। देन प्री टर्म में एम्प्टी स्क्रोटम प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस पाल्पेबल नहीं होता है, जो कि प्री टर्म के लिए नॉर्मल रहता है क्योंकि टेस्टिस डिसेंड करता है 9th मंथ के एंड में, जबकि टर्म बेबी में टेस्टिस पाल्पेबल होता है। देन फीमेल में प्री टर्म में लैबिया मेजरा एंड लैबिया माइनरा दोनों इक्वली विजिबल होते हैं, जबकि टर्म बेबी में लैबिया मेजरा कवर कर लेता है लैबिया माइनरा को, इसलिए सिर्फ लैबिया मेजरा ही विजिबल होता है। देन ईयर रिकॉइलिंग है, तो प्री टर्म बेबी में स्लो ईयर रिकॉइलिंग होती है, जबकि टर्म बेबी में फास्ट ईयर रिकॉइलिंग होती है क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज वेल डेवलप्ड हो जाता है। देन 6th साइन लैनिको का है, तो लैनिको एबंडेंट रहता है प्री टर्म बेबी में, जबकि टर्म बेबी में ये कम रहता है। लैनिको मतलब बहुत सॉफ्ट नॉन पिगमेंटेड हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर जो फॉल ऑफ हो जाते हैं बेबी के डिलीवरी के कुछ दिनों बाद ही। नाउ पोस्ट टर्म बेबी कब बोलते हैं, जब ग्रेटर देन 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज हो जाता है, तो इसमें फर्स्ट तो साइन होता है ओवरग्रोन फिंगर लेंस होते हैं उसके बियॉन्ड टिप जो ग्रो कर जाते हैं। सेकंड मैकोनियम स्टेनिंग होती है फिंगर्स और दूसरे पार्ट्स में। मैकोनियम मतलब फर्स्ट स्टूल है जो बेबी से आता है। जब पोस्ट टर्म हो जाता है तो मैकेनियम यूट्रस में ही हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी पार्ट्स स्टेन हो जाते हैं मैकोनियम से। देन थर्ड इसका साइन होता है स्किन की रिंकलिंग, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मैच्योरिटी के बाद कम होने लगता है, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट बेबी का कम हो जाता है, उसकी वजह से ये रिंकलिंग आ जाती है स्किन की। ऐसे रिंकलिंग ऑफ स्किन इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के केस में भी होता है अगर ओलिगोहाइड्रोनियाज है तो, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम फॉर्म हो रहा है तो उस केस में। सो ये था नॉर्मल न्यूबॉर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।